सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का 9वां अध्याय शुरू हुआ था। प्रथम हम पढ़ रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 5 तक हमने पढ़ा था, और अब तक हमने 4 प्रकार का अभाव पढ़ा। क्यों जी पद्मनाभ जी, कौन कौन से 4 अभाव हैं? बोलिए। पहला प्राक भाव, दूसरा प्रध्वंस भाव, तीसरा अन्य भाव, और चौथा अत्यंत भाव। ठीक है, इसमें से प्राक भाव क्या है संतोष जी? प्राक भाव किसे कहते हैं? प्राक भाव द्रव की उत्पत्ति से पूर्व जब उस द्रव के क्रिया और गुण का व्यवहार नहीं हो पाता उसे प्राक अभाव कहते हैं। हाँ जी, कोई वस्तु भी बना ही नहीं है। हाँ, सीधी बात कहें, जो कोई पदार्थ बना नहीं है, ठीक है, उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तो उसका व्यवहार तो हुआ ही नहीं अभी, वो प्राक भाव है। प्राक माने पहले, बनने के पहले का भाव, प्राक का भाव। ठीक है, और दूसरा प्रध्वंस भाव क्या है जी पद्मनाभ जी? प्रध्वंस भाव, हाँ, वस्तु बन गई, उसके बाद ध्वंस हो गया। ध्वंस माने नष्ट, तो पदार्थ नष्ट हो गया तो प्रध्वंस भाव है ये। और अन्य भाव क्या है जी रुपेश जी? हाँ, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव है, सीधी बात है। एक वस्तु अपने स्वरूप में तो है, लेकिन उस वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव है, सीधी सी बात है। जैसे कि गाय अपने स्वरूप में गाय है, लेकिन गाय में घोड़ा तो नहीं है ना जी, ठीक है ना। ऐसे घोड़ा अपने आप में घोड़ा है, लेकिन घोड़े में गाय नहीं है। तो एक वस्तु अपने स्वरूप में तो है, लेकिन दूसरी वस्तु उसमें नहीं है। यह है अन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव, अन्य अभाव। ठीक है, अब चौथा है अत्यंत भाव। ये क्या है सूरज जी? अत्यंत भाव क्या है? इन तीनों से भिन्न। वो कैसा होता है? हाँ, जैसे मनुष्य में पूंछ, मनुष्य में सींग, इसका अत्यंत भाव है, मतलब जो है ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। ठीक है जी। वो प्राक भाव क्या था? अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, बाद में तो उत्पन्न हो जाता है, तो अस्तित्व में आ गया। जैसे घड़ा नहीं बना है तो प्राक भाव में है, बन गया तो अस्तित्व में आ गया, बनकर टूट गया तो प्रध्वंस भाव हो गया। अब घड़े में कपड़े का भाव है और कपड़े में घड़े का भाव है। घड़ा तो है अपने आप में, उसमें कपड़ा नहीं है, और कपड़ा में घड़ा नहीं है। यह था अन्य भाव। अब इन तीनों से अलग जो कभी होता ही नहीं है, वो क्या है? अत्यंत भाव। जैसे मनुष्य का सिंह कभी होगा ही नहीं, कभी न तो ये कभी इसका प्रध्वंस भाव होगा, न प्राक भाव, और न ही ये अन्य भाव। ठीक है, जैसे ईश्वर का शरीर कभी होता ही नहीं है, ये अत्यंत भाव है। ठीक है जी, ईश्वर का शरीर क्या है? होगा ही नहीं, अत्यंत भाव है। बाकी जो लोग मानते हैं उसमें ऐसा होता है, जैसे कि राजा रामचंद्र, इनका जन्म नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो क्या उसको प्राक भाव, और जन्म होगा, होकर फिर मरण हो गया तो यह हो गया प्रध्वंस भाव। जैसे अन्य भाव। ठीक है, तो राम के शरीर में परशुराम नहीं, और परशुराम शरीर में राम नहीं, ये अन्य भाव। लेकिन परमात्मा में ये कुछ नहीं, वहाँ पर अत्यंत भाव है।
शरीर के दृष्टिकोण से, उनका शरीर है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रकार का भाव। अब आप पढ़ेंगे कि प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। अब बारी बारी से सब अभाव का प्रत्यक्ष जानेंगे। इन अभावों का प्रत्यक्ष कैसे होता है, तो प्रश्न लिखिए सूत्र 6। पहले सूत्र बोल दो तो चलो, फिर लिखना प्रश्न। लिखिए, पहले सूत्र बोलिए। असद इति भूत प्रत्यक्ष अभावात भूत स्मृते विरोधी प्रत्यक्षवत। हाँ, प्रत्यक्षवत। ठीक है, ये सूत्र 6 है। अब इसका प्रश्न बनाइए, प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, यह प्रश्न 6 हुआ। ठीक है, उत्तर लिखिए। प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष, प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष है ना, भावात्मक अर्थात सत्तात्मक घट आदि के, घट आदि पदार्थ के कर दीजिए, घट आदि पदार्थों के, सत्तात्मक या भावात्मक घट आदि पदार्थों के, घट आदि पदार्थों के प्रत्यक्ष के समान ही होता है। अल्प विराम दीजिए, आगे लिखिए। इसमें घड़ा आदि के टूट जाने पर, घड़ा आदि के टूट जाने पर अल्प विराम दीजिए अथवा क्योंकि लिखिए, दोनों चल सकता है ना। तो आगे लिखिए, घड़ा आदि के टूट जाने पर वर्तमान घट का प्रत्यक्ष न होने से, वर्तमान घट का प्रत्यक्ष न होने से और उस घट आदि के स्मृति होने से, और उस घट आदि की कर दो, घट आदि की स्मृति होने से, स्मृति होने से। ये सूत्र का अर्थ हो गया, उत्तर भी हो गया। तो अब देखो, इसमें 3 बातें आई। एक तो कहा प्रध्वंस अभाव जो है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा, जैसे कि घड़े आदि का होता है, घड़े को देखते हैं, घड़ा विद्यमान है। ऐसे ही जब घड़ा टूट जाता है, ये तो प्रध्वंस अभाव है ना, घड़ा टूट गया, तो घड़ा टूट गया मतलब घड़ा साबुत घड़ा दिखता नहीं ना जी, टूटा हुआ घड़ा दिखेगा ना, घड़ा टूट गया। अब वहाँ पर कोई साबुत घड़ा मिलेगा क्या, उसमें पानी भर पाएंगे, तो प्रत्यक्ष दिख तो रहा है, अब इसमें पानी नहीं भर सकते, ये घड़ा टूट गया। तो जैसे प्रत्यक्ष घड़े का अभाव होता है दर्शन साबुत घड़े का, ऐसे टूटा हुआ घड़ा दिखता है। और फिर जब घड़ा टूट जाता है उसके बाद में उसकी स्मृति आती है, हाँ भाई ये घड़ा था, ठीक है, यहाँ पर घड़ा रखते थे और यहाँ पर पानी भरते थे, पानी पीते थे, अब घड़ा टूट गया, तो उसकी स्मृति आती नहीं आती है, आती है। तो इस प्रकार से प्रध्वंस अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, समझ गए। भले टूट फूट गया घड़ा तो भी प्रत्यक्ष तो हो रहा है कि टूट गया, अब पानी नहीं पी सकते, और स्मृति आ रही है, हाँ पानी पहले पीते थे, तो इसे सिद्ध हुआ कि घड़ा था। ये प्रध्वंस भाव का प्रत्यक्ष है। तो सूत्र 6 में यही कहा है। अब देखो, अब आ रहा है प्राक अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, सूत्र 7 में। लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्राक अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। प्राग अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ठीक है, यह प्रश्न 7 हुआ।
अब इसका उत्तर दिया सूत्र में, सूत्र 7 बोलो। तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वात् च। बस ये है, इसका हिंदी लिखो। जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है, जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अथवा भावात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, जैसे पढ़े थे पहले, भावात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही घट आदि के प्राग अभाव का भी, वैसे ही घट आदि के प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। घट आदि के प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना जी। आगे लिखिए, उत्पन्न घट आदि का प्रत्यक्ष होने से। क्या लिखे? पूरा क्या लिखे? जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है अथवा भावात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही घट आदि के प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है उत्पन्न घट आदि का प्रत्यक्ष होने से। तो इसको ऐसा उत्पन्न घट आदि का प्रत्यक्ष होने से हो गया ना। तो इसको ऐसा करिए, केवल इतना लिखिए, घट आदि के प्राग अभाव का प्रत्यक्ष होता है। हाँ, ये इसमें तो वही है। देखो मैं बताता हूँ, फिर समझा दूंगा आपको एक बार सुनिए। और जैसे कि प्राक भाव है, उसका प्रत्यक्ष होता है, तथा प्रत्यक्षात माने ऊपर के जैसे प्रत्यक्ष हुआ था। तो जैसे आपने क्या लिखा, जैसे प्रध्वंस भाव का प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्ष कैसे हुआ था? जैसे भावात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, देखते हैं ऐसे टूट गया, ये भी देखते हैं कि टूट गया। तो जैसे प्रध्वंस भाव का प्रत्यक्ष हुआ था, वैसे ही ये प्राक भाव का भी प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? तो कहा उत्पन्न घट आदि का प्रत्यक्ष होने से। जब घड़ा उत्पन्न हो जाता है तो देख घड़ा है, घड़ा बन गया, इसका मतलब पहले घड़ा नहीं बना था। तो इस घड़े को देख करके, उत्पन्न घड़े को देख करके, ठीक है ना, वो उत्पन्न न हुए घड़े का प्रत्यक्ष मानते हैं कि हाँ घड़ा तब नहीं हुआ। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म देखे ना भाई, इस जन्म को देख करके क्या मानते हैं, हाँ इसके पहले जन्म नहीं हुआ था, बालक था नहीं, तो वो प्राक भाव है बालक का। जब जन्म नहीं हुआ था तो क्या बोलेंगे उसको? प्राक भाव। जन्म हो गया तो क्या बोलेंगे? नहीं, जन्म हो गया तो क्या बोलेंगे? अब प्रत्यक्ष हो रहा है, सत्ता रूप में आ गया बालक, देख रहे हैं, ठीक है, शरीर दिख रहा है। तो इस प्रकार से उत्पन्न घड़े को देख करके उसके प्राक भाव का भी ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो जो आपने लिखा है सही लिखा है, ठीक है जी। अब सूत्र 8 चलो, सूत्र 8 बोलिए पहले। एतेन अघटो अगौहो अधर्मश्च व्याख्यातः। तो अब इसमें आ रहा है अन्यो अन्य अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। ये है, पहले पढ़े थे प्राक अभाव का, अभी पढ़े, उसके पहले प्रध्वंस भाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है पढ़े। अब आ रहा है अन्यो अन्य भाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। लिखो, प्रश्न लिखिए, अन्यो अन्य अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। सूत्र 8, इसका प्रश्न हुआ, अन्यो अन्य अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है। ठीक है, उत्तर लिखिए, उत्तर 8। पूर्वोक्त भाव और अभाव के
पूर्वोक्त भाव और अभाव के कथन के अनुसार ही, पूर्वोक्त भाव और अभाव के प्रत्यक्ष होने के करो, प्रत्यक्ष होने के कथन के अनुसार ही, पूर्वोक्त भाव और अभाव के प्रत्यक्ष होने के कथन के अनुसार ही अन्य अभाव का भी, अन्य अभाव का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे वस्त्र में घट का अभाव, जैसे वस्त्र में घट का अभाव और घोड़े में गौ का अभाव, जैसे वस्त्र में घट का अभाव और घोड़े में गौ का अभाव। ये हो गया सूत्र 8, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इसका ये कर दें हम, भाष्य 3 लाइन का है, क्यों जी, पेज देखिए, एतेन भाव अभावयो हो, ये जो भाव और अभाव का प्रत्यक्ष होता है ना, तो जैसे इनका प्रत्यक्ष हुआ और प्रत्यक्षत्व का निर्देश हुआ, माने उदाहरण दिया गया, प्रत्यक्षत्व निर्देश है ना, कि भाव अभाव के प्रत्यक्ष के उदाहरण से, निर्देशन माने उदाहरण, लिख लो, निर्देशन माने उदाहरण से, है ना, तो ये अन्य भाव का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसे इसका ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अघटो माने घट का अभाव, क्या लिखा है इसमें, अघटो माने घट अभाव, तो क्या हुआ, अघट का मतलब क्या हुआ, घट का अभाव, किसमें, पट आदौ, पट आदौ माने हाँ पट आदि में, वस्त्र आदि में घड़े का भाव है, पटादो माने पट आदि में, देखो इसलिए ये याद करना पड़ता है, शब्द रूप पटादो लिखा है माने पट आदि में। ऐसे अगौ हो माने गौ अभाव, क्या अर्थ हुआ, अगौ माने गौ का अभाव, किसमें, अश्वादौ माने अश्वादि में, तो अश्व में गौ का अभाव है। ऐसे अधर्मो माने धर्म अभाव, सीधा अर्थ है ना, अधर्म क्या है, धर्म का भाव, क्यों, अधर्मे प्रत्यक्षम भवति, ये अधर्म में हम धर्म का भाव प्रत्यक्ष देखते हैं, तो ये है अन्य अभाव, ये अन्य भाव है, और भाव प्रत्यक्ष, भाव प्रत्यक्ष समान इसका प्रत्यक्ष होता है। जैसे भावात्मक पदार्थ का होता है ना, ऐसे भी साक्षात दिखे में गाय है, अब गाय है तो घोड़ा कहाँ है इसमें, क्यों जी, और घोड़ा है दिख रहे हैं तो इसमें गाय नहीं है, इसके साक्षात तो प्रत्यक्ष हो रहा है, इसमें आप क्या प्रत्यक्ष लेंगे, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से इसका ज्ञान होता है। हाँ, एक में दूसरे का भाव, यह है अन्य भाव। अब सूत्र 9 बोलो, अभूतम नास्ति अनर्थांतरम। अब इसका प्रश्न लिखिए 9 का, अभूत अथवा नास्ति अथवा असत, ये सब कैसे शब्द हैं, है ना, अभूतम कहा ना, अभूतम नास्ति और असत तीनों प्रयोग हो रहा है, तो ये शब्द कैसे हैं, ये प्रश्न हुआ। तो लिखो, अभूतम अल्प विराम नास्ति अल्प विराम असत और अथवा अभाव, ये सब पर्यायवाची हैं। हाँ, ये सब कैसे शब्द हैं, है ना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, लिख लो, ये सब शब्द को तो भी चलेगा, या ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा कर दो ना। अगर पहले लिखना है तो ये सब शब्द पर्यायवाची हैं, ऐसा करना पड़ेगा आपको। 4 आ गया, क्या क्या आ गया,
हाँ, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं, ऐसे भी कर सकते हो। 4 वाक्य आ गए, कौन कौन से? अभूतम, फिर नास्ति, फिर असत और फिर अभाव। ये चारों कैसे हैं? पर्यायवाची हैं, सीधी सी बात है, इसमें और क्या बड़ा है, कोई बड़ा विषय तो है नहीं। हाँ जी, हो गया पूरा, सरल है ना। अभूतम और नास्ति, तो अभूत कहते हैं, नास्ति कहते हैं, अथवा असत कहते हैं, अथवा अभाव कहते हैं। ये सब शब्द कैसे हैं? ये सभी पर्यायवाची, बस यही तो इसमें दिया है, और क्या। ठीक है, अब सूत्र 10 चलो, सूत्र 10 बोलो। नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। ये सूत्र 10 वादी। अब इसमें एक 5वां अभाव और बता रहा है, संसर्ग अभाव। अभी तक 4 अभाव पढ़े थे ना, अब 5वां आ रहा है। लिखो, प्रश्न लिखिए 10वां का, संसर्ग अभाव किसे कहते हैं? लिखो प्रश्न 10, संसर्ग अभाव किसे कहते हैं? लिखो जी, संसर्ग अभाव किसे कहते हैं? हो गया, अब उत्तर लिखिए। घर में घड़ा नहीं है, लिखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो इसको, घर में घड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस वाक्य के कथन में या इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य के कथन में करो। ठीक है, विद्यमान घड़े का घर के साथ विद्यमान घड़े का घर के साथ संसर्ग का प्रतिषेध किया गया है। प्रतिषेध किया गया है, इसे संसर्ग अभाव कहते हैं। इसे संसर्ग अभाव कहते हैं। ठीक है, ये 5वां अभाव पूरा हो गया। कुल 5 प्रकार के अभाव बताए, एक सूत्र आज तो पूरा हो गया। अब देखो क्या कहा इसमें, समझ में आ गया ना। घर में घड़ा नहीं है, घर में घड़ा नहीं है, तो घर में घड़ा नहीं तो घर के साथ उसका संबंध टूट गया ना जी। और कहीं है, घर में तो नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि घर के साथ उसका संसर्ग का प्रतिषेध है, माने घर के संपर्क नहीं कोई उसका। बाहर में घड़ा है तो घर में नहीं है, तो घर में नहीं है मतलब उसका संसर्ग घर में नहीं है, इसको संसर्ग अभाव, उसके संसर्ग का अभाव है। संसर्ग माने संपर्क मान लो। ठीक है, घड़े का संपर्क घर में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? जब घर में घड़ा नहीं है तो संपर्क नहीं हुआ, इसको बोलते संसर्ग अभाव। सीधी सी बात तो है। देखो भाष्य में स्पष्ट किया इसको, गृहे घटो नास्ति। देखो जी पंक्ति देखिए, गृहे घटो नास्ति, घर में घड़ा नहीं है। इति वाक्य, इस वाक्य में कैसे दोहरा है कि नास्ति वचने न, इस नास्ति वचन से, नास्ति माने नहीं है, इस वचन से प्राक अभाव है ना। किम, क्या प्राक अभाव जाना जाता है, या प्रध्वंस अभाव जाना जाता है, या अन्य अभाव जाना जाता है? तो उच्चते कहा जाता है ये तीनों ही, चारों ही नहीं, अलग अभाव जाना जाता है। घर में घड़ा नहीं है कह रहा, मैंने बाहर कहीं है ना भाई, तो न तो प्राक अभाव है, न ये प्रध्वंस अभाव है। प्रध्वंस क्या था और टूट गया। प्राक में क्या था, उत्पन्न नहीं हुआ है। अन्य अनुभव में घड़े में कपड़ा नहीं है, कपड़े में घड़ा नहीं है, ये सारी बातें इसमें नहीं हो रही हैं, ये तो अलग ही भाव है। तो उच्चते वही कह रहा है कि सद्रूपस्य भावात्मकस्य माने विद्यमानस्य, तीनों एक ही अर्थ में जी, जो सत्तात्मक पदार्थ है, भावात्मक है, विद्यमान है, लेकिन घर में नहीं है कह रहा है भी। तो यह है घटस्य गृह संसर्ग प्रतिषेध। ये कह रहा है कि घर में घड़ा नहीं है तो घर के साथ उसके संसर्ग का प्रतिषेध किया गया है। न प्राग अभावादया,
प्राक भावादि नहीं है इसमें, उसकी चर्चा नहीं है। न प्राक भाव है, न प्रध्वंस है, न अन्योन्य भाव है, न अत्यंत भाव है। ये चारों भाव यहाँ पर नहीं है। पांचवा भाव है ये। क्या भाव है बोलते हैं इसको पद्मनाभ जी? घर में नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? घर में नहीं है तो यह संसर्ग भाव हुआ कि घर के साथ इसका संबंध नहीं है। इसलिए कहा है देखो, किंतु घट गृहयो हो संसर्ग प्रतिषेध, कि घर और घड़े के बीच में जो संसर्ग है उसका प्रतिषेध किया गया है। तो यह है संसर्ग का अभाव, न तो घट अभाव। देख लो पुस्तक भाई, न तो घट अभाव, घट का अभाव नहीं है। घड़ा तो है, घर के बाहर है, आंगन में है, ठीक है, रोड में है, कहीं भी लगाते हैं। घर के अंदर नहीं है, कमरे के अंदर नहीं है, इसके बाहर है। तो जहाँ पर नहीं है उसके साथ संसर्ग नहीं हुआ। अगर कमरे में घड़ा नहीं है तो यहाँ पर संसर्ग नहीं हुआ कमरे के साथ घड़ा का। बाहर में तो वहाँ संसर्ग हुआ, तो यहाँ पर संसर्ग का अभाव है। हो गया? तो ये सूत्र आपका 10 भी पूरा हो गया। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।